और जब 1895 में जापान और चाइना के बीच वॉर हुआ तो चाइना इस वॉर को हार गया और हार के बदले में जापान को उसने ताइवान दे दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के बीच बढ़ते टेंशन्स को लेकर। रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट ने अपनी न्यू ईयर स्पीच में ये बोला कि वो चाहते हैं ताइवान को फिर से रीयूनिफाई करना चाइना में, और इसका जवाब देते हुए ताइवान की प्रेसिडेंट ने बोला कि चाइना अपनी मिलिट्री का यूज़ सोच समझ के करे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर क्या स्टोरी है ताइवान की। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से रिलेशंस चेंज हुए हैं चाइना और ताइवान के बीच। इस वीडियो में हम इंडिया और ताइवान के रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे, चाइना फैक्टर को डिस्कस करेंगे। लास्टली हम देखेंगे क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं क्या स्टोरी है ताइवान की। फ्रेंड्स, 1895 से पहले ताइवान चाइना की क्विंग डायनेस्टी का पार्ट था, और जब 1895 में जापान और चाइना के बीच वॉर हुआ तो चाइना इस वॉर को हार गया और हार के बदले में जापान को उसने ताइवान दे दिया। इस तरीके से 1895 के बाद ताइवान जापान के पास आ गया, मगर जापान खुद वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाता है और ताइवान को फिर वापस कर दिया जाता है चाइना को। तो इस तरीके से ताइवान वापस चाइना के पास आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर किस तरह से ताइवान अलग हुआ चाइना से। फ्रेंड्स, चाइना में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सिविल वॉर चल रहा था। ये सिविल वॉर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग, और चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी क्यूमिंगतांग, जिसके लीडर थे चिंग काई शेक, इन दोनों के बीच चल रहा था। और इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत जाती है। हार के बाद क्यूमिंगतांग अपने 12 लाख सपोर्टर्स के साथ ताइवान चले जाते हैं और वहां से वो रूल करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर ताइवान को बोला गया रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना को बोला गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्यूमिंगटान ने रूल करना चालू किया। तो इस तरह से चाइना और ताइवान पर अलग अलग गवर्नमेंट्स ने रूल करना चालू किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चाइना और ताइवान के रिलेशंस को। इन रिलेशंस को हम 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम 1950 टू 1970, फ्रॉम 1970 टू 2000 और फ्रॉम 2000 से लेके अभी तक। इन तीनों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम 1950 टू 1970 के बीच कैसे रिलेशंस रहे चाइना और ताइवान के बीच। यहाँ पर यह बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चालू हो गया था। कोल्ड वॉर की वजह थी आइडियोलॉजी, जहाँ पर यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बैक कर रहा था और यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बैक कर रहा था। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मेनलैंड चाइना में यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसलिए यूएसए ने सपोर्ट करा ताइवान को यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो यहाँ पर यूएन में भी सीट जो मिली वो ताइवान को मिली थी एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये रिकॉग्नाइज करा गया कि ताइवान इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी हम देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी में जापान ऑफिशियली अपने पूरे क्लेम्स ताइवान पर खत्म कर देता है और ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद 1954 में रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूएसए के बीच म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन होती है, जहां पर यूएसए ये इंश्योर करता है कि वो ताइवान को हर तरीके से सपोर्ट करेगा अगेंस्ट एनी मिलिट्री एग्रेशन। यह सिनेरियो चलता है बिटवीन चाइना एंड ताइवान 1970 तक। 1971 में हम देखते हैं टर्न ऑफ इवेंट्स, जहां पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज करती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज द ओनली लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना टू द होल ग्लोबल बॉडी। ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है ताइवान के लिए और ताइवान यहाँ पर अपने यूएन की सीट छोड़ देता है। इस इवेंट के पीछे कारण होता है यूएसए के बीच और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच रिलेशंस का इंप्रूवमेंट। इसलिए यहाँ पर ताइवान को थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऊपर लाया जाता है। इस पीरियड में हम ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच भी रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री इस वक्त अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहती थी। इसलिए उन दोनों कंट्रीज के बीच हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलती है। 1980s में चाइना प्रपोज करता है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, जहाँ पर चाइना ये चाहता है कि ताइवान अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करे, मगर एट द सेम टाइम वो पार्ट बन जाए एक ही कंट्री का। इस ऑफर को ताइवान रिजेक्ट कर देता है, मगर साथ ही ताइवान फ्रेंडली जेस्चर दिखाता है चाइना की तरफ जब वो रूल्स रिलैक्स करता है फॉरेन विजिट के और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है अपना चाइना में।
उसके बाद 1991 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच चल रहे वॉर को एंड घोषित कर दिया जाता है। ये दिखाता है कितने इंप्रूव हो गए थे रिलेशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। अब हम समझते हैं ऐसा क्या हुआ अर्ली 2000s में जिसकी वजह से चाइना और ताइवान के बीच टेंशन चालू हो गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं अर्ली 2000s में ताइवान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर चैन 2004 में। और मिस्टर चैन और उनकी पार्टी का ये स्टैंड रहा है हमेशा से कि वो ताइवान को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं चाइना से। इसलिए चाइना 2000s के बाद और एग्रेसिव हो जाता है ताइवान की तरफ। चाइना यहाँ पर एंटी सिसेशन लॉ पास करता है। इस लॉ में चाइना बोलता है ताइवान एक इनसेपरेबल पार्ट है चाइना का और चाइना ताइवान को वापस इंटीग्रेट करने के लिए नॉन पीसफुल मेथड्स का भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली चाइना ने यहाँ पर वार्निंग दी कि वो अपनी मिलिट्री का भी यूज कर सकता है ताइवान को फिर से चाइना में इंटीग्रेट करने के लिए। 2014 में हम देखते हैं सनफ्लावर मूवमेंट। ये मूवमेंट ताइवान में होता है जहाँ पर लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और ये बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि चाइना और क्लोज आए ताइवान के और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं फाइनली चाइना से। इसके रिप्लाई में चाइना इंटरनेशनल कंपनीज को फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है कि वो दिखाएं ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना। मगर 2016 में फिर से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की प्रेसिडेंट बनती हैं प्रेसिडेंट साई इंगवेन, जो जोर डालती हैं ऑफिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना पर। वो एक नई पॉलिसी भी लेके आती हैं जिसका नाम है न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ताइवान साउथ एशियन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली और क्लोज रिलेशन चाहता है और यहाँ पर इंडिया भी बहुत क्रूशल पार्ट है न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का। और हम ये भी देखते हैं 2020 में जब जो बाइडेन इलेक्ट होते हैं वो बोलते हैं ताइवान की तरफ उनका कमिटमेंट रॉक सॉलिड है और वो ताइवान के साथ खड़े हैं कोई भी क्राइसिस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से उतार चढ़ाव आए बिटवीन चाइना एंड ताइवान के रिलेशंस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिया और ताइवान के रिलेशंस को जो रिसेंट में काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और ताइवान के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, मगर अनऑफिशियली इंडिया और ताइवान काफ़ी क्लोज हैं। इंडिया और ताइवान आइडियोलॉजिकली काफ़ी सिमिलर है, जहाँ पर दोनों कंट्रीज म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट, कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, शेयर्ड विजन फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एडहेरेंस टू वर्ल्ड पीस एंड इंटरनेशनल लॉज पर जोर डालते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर ना हो बल्कि 4-5 कंट्रीज मिलकर पावर कंट्रोल करें और एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। इंडिया और ताइवान के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है और रिसेंटली इंडिया और ताइवान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दो कंट्रीज के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम कर दी जाती है, जिस वजह से उन दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं और दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इंडिया खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है और इसके रिगार्डिंग इंडिया ने रिसेंटली 76,000 करोड़ की स्कीम भी निकाली है, जहां पर इंडिया में अगर आप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स देगी। और यहां पर ताइवान फेमस है सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इंडिया ने ताइवान की कंपनीज को इन्वाइट किया है कि वो इंडिया में आएँ और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोलें। फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि इंडिया और ताइवान के बीच रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। आइए अब देखते हैं चाइना फैक्टर को, जो इंडिया और ताइवान के रिलेशंस के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ताइवान के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। उसका कारण है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप ताइवान को एज अ सॉवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं तो चाइना आपसे रिलेशंस नहीं रखेगा और चाइना और आपके बीच दुश्मनी और बढ़ जाएगी। रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदला है और अपने मैप पे उनका नाम पब्लिश करा है। ये दिखाता है किस तरीके से चाइना एग्रेसिवली अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जहां पर वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बोलता है, ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट बोलता है और साउथ चाइना सी में भी बहुत सारे आइलैंड्स पर क्लेम करता है। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम समझें चाइना और इंडिया के बीच रिलेशंस किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि संथानातम की 3CI थ्योरी। फ्रेंड्स, इस थ्योरी के हिसाब से स्टार्टिंग में इंडिया और चाइना कोऑपरेट करेंगी क्योंकि दोनों कंट्री ग्रो करना चाहती हैं, दोनों कंट्री अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहती हैं, दोनों कंट्रीज डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना चाहती हैं, इसलिए वो कोऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के बीच कॉम्पिटिशन। दोनों कंट्रीज मार्केट के लिए और अपनी अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए आपस में कम्पीट करेंगी। लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट की,
जहां पर दोनों कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम इस थ्योरी को मटेरियलाइज होते हुए देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दूसरी तरफ चाइना इंडिया से वर्ल्ड स्टेज पर कम्पीट भी कर रहा है, और तीसरे फ्रंट पर हम कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच रिसेंट टाइम्स में, जैसा कि हमने डोकलाम में देखा और गलवान वैली में देखा। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई चाइना फैक्टर की, मगर अब हम डिस्कस करते हैं रिसेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला कि वो चाहते हैं कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड, यानी कि वो चाइना को और ताइवान को यूनाइट करना चाहते हैं। इसको रिप्लाई करते हुए ताइवान की प्रेसिडेंट ने बोला वो अपहोल्ड करेंगे वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, वो अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड भी करेंगी। लास्टली उन्होंने बोला कि ताइवान चाहता है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई दोनों प्रेसिडेंट्स के स्टेटमेंट की, मगर हम देखते हैं कि दिसंबर में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर जो बाइडन ने चाइना को इनवाइट नहीं करा बल्कि ताइवान को इनवाइट करा, जो दिखाता है यूएसए अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है ताइवान की तरफ और ताइवान को प्रमोट करना चाहता है अगेंस्ट चाइना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हम ये भी देखते हैं जहां पर जापान अपनी आर्मी एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ पर जापान डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ताइवान को अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेगा चाइना ताइवान के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा है इस पूरे रीजन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे भी हमने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं, जहां पर 2017 में डोकलाम प्लेटू पर और 2020 में गलवान वैली पर चाइना और इंडिया के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ। और फ्रेंड्स, रिसेंटली रशिया और यूएसए के बीच भी टेंशन्स बढ़ती हुई दिख रही हैं ईस्ट यूरोप में। ये पूरे इवेंट्स ग्लोबल कन्फ्रंटेशन की तरफ इशारा करते हैं और आने वाले समय में हमको कोई मेजर क्राइसिस देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चाइना और ताइवान का इशू इन डिटेल डिस्कस किया है। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।